आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न लघु पाराशरी में। जैसा आप सबको पहले भी बताया जा चुका है, आकाश में दिखते हुए तारे और तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र, और नक्षत्रों का समूह कहलाती है राशि। राशि का मतलब हुआ ढेर, लेकिन राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि आकाश मंडल में कुछ लाइनें खिंची हुई हैं, एक सिंह की है, एक कर्क की है, एक मेष की, लेकिन नक्षत्रों का अस्तित्व है, ग्रहों का अस्तित्व है, और ग्रह नक्षत्रों से होकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और नक्षत्रों के जो गुण होते हैं उस गुण के हिसाब से ग्रह अपना फल देते हैं। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो थोड़े से डरावने माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कुछ खराब फल देते हैं, वे गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अश्लेषा एक गंडमूल नक्षत्र है। और दो नक्षत्र जिनसे सबसे ज़्यादा लोग भयभीत होते हैं उनमें से एक अश्लेषा है और दूसरा मूल। 3 नक्षत्र पड़ते हैं अग्नि तत्व राशियों में और 3 नक्षत्र पड़ते हैं जल तत्व राशियों में। पहली जल तत्व राशि होती है कर्क, जिसमें नक्षत्र पड़ता है अश्लेषा, आखिरी नक्षत्र। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, जिसमें जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं उसमें से पहला पुनर्वसु, उसका केवल एक चरण इस राशि में पड़ता है, और वह कर्क राशि के 0 डिग्री से शुरू होकर 3 डिग्री 20 मिनट तक पहुंचता है, उसका स्पैन है। दूसरा नक्षत्र पुष्य है, 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट। और तीसरा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं श्लेषा, गंडमूल नक्षत्र, 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। फिर ये नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 मिनट का है उसे 4 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण पड़ेगा धनु राशि में, जो नवमांश में दिखाया जाता है। दूसरा पड़ेगा मकर राशि में, तीसरा पड़ेगा कुंभ राशि में, और चौथा पड़ेगा मीन राशि में। तो राशि चक्र की आखिरी 4 राशियों में नक्षत्र पड़ता है। और यह एक शक्तिशाली नक्षत्र है। इसके देवता होते हैं नाग, जिनके लिए पौराणिक कहानी है कि वे नागलोक में रहते हैं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा है, इन कहानियों का, जो कहानी मैं आपसे कहूंगा, उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि आप नक्षत्र को ढंग से समझ लें, उसे इतिहास न माने, इस विवाद में ही ना पड़े कि वो पौराणिक कहानी है कि ऐतिहासिक कहानी। बस इतना मान लें कि नक्षत्र को ढंग से समझाने के लिए यह कहानी सुनाई गई है आपको। रहस्यों से भरे हुए लोक, नागलोक में नाग देवता निवास करते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म नक्षत्र कहलाता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र अश्लेषा है, अर्थात चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तब वह व्यक्ति ऐसे विषयों से आसानी से जुड़ता है। और अगर नक्षत्र सही स्थिति में है, नक्षत्र से संबंधित ग्रह शक्तिशाली है, तब रहस्य से भरे किसी विषय में सफल भी होता है। अब ऐसे विषय क्या हो सकते हैं? आकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, जैसे ज्योतिष, जैसे तंत्र, ध्यान, साथ साथ हैकिंग, जासूसी, गुप्तचरी, ड्रग्स की दुनिया, जिसके बारे में लोग ठीक से जानते नहीं। और अगर पॉजिटिव बात करें
तो दवाओं की दुनिया, मेडिसिन्स की दुनिया, केमिकल्स की दुनिया। सर्प का जो विष होता है, नाग का जो विष होता है, वह एक तरह का केमिकल है। तो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, ड्रग्स की दुनिया से जुड़े हुए लोग, हैकिंग से जुड़े हुए लोग, गुप्तचरी से जुड़े हुए लोग, ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग, जैसे ज्योतिषी। मेरा लग्नेश खुद भी अश्लेषा नक्षत्र में है और कर्म भाव में, दशम भाव में, कर्क राशि में ही बैठा है। कर्क राशि में तो बैठा ही, मतलब स्थिति ही होगा वो ग्रह। तुला लग्न, तंत्र, गोपनीय विद्या, इस तरह के सारे विषयों का संबंध अश्लेषा नक्षत्र से होता है। यह एक शक्तिशाली नक्षत्र है। और अगर नागों की बात करें तो जो सबसे शक्तिशाली नाग माना जाता है वह है शेषनाग, जिसकी सैया पर विष्णु और लक्ष्मी विराजमान होते हैं। और शेषनाग उन्हें सुरक्षा देता है, साथ ही साथ आराम भी देता है। तो प्रोफेशंस की मैंने बात की। अब एक और विशेषता ये होती है इस नक्षत्र के लोगों में कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर नक्षत्र पीड़ित है, तब ऐसे नक्षत्र वाले लोग क्योंकि परिवार के साथ ही रहते हैं, तो लोग उनकी सुरक्षा देने के तरीके की वजह से सफोकेशन महसूस करने लगते हैं। अश्लेषा का एक अर्थ होता है चिपकना या भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किए रहना। तो जैसा मैंने बताया, जैसा शेषनाग का अपने परिवार विष्णु और लक्ष्मी के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। दूसरा यह है कि पीड़ित है नक्षत्र, व्यक्ति अपने परिवार से चिपक गया, अपने परिवार के सदस्यों के पीछे इस तरह से पड़ गया क्योंकि उसे ये लगता है कि ये अगर मैं इनकी लगातार देखभाल नहीं करूंगा तो ऐसा व्यक्ति भटक सकता है। इस वजह से व्यक्ति सफोकेशन महसूस करने लगता है। और इस चिपकने और लिपटने से एक बात और याद आती है जिसका संबंध है अजगर। अजगर अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेता है, उसके शरीर से चिपक जाता है, लिपट जाता है और उसके शरीर की, शिकार के शरीर की हड्डी पसली टूट जाती। साथ ही साथ दम घुटने से शिकार की मृत्यु हो जाती है। तो एक शक्तिशाली नक्षत्र जिसका एक अच्छा पॉजिटिव उपयोग है और दूसरा निगेटिव उपयोग। अब यहां मैं दो व्यक्तियों का नाम लूंगा जिनके प्रोमिनेंट ग्रह इस नक्षत्र से जुड़े थे। एक महात्मा गांधी, जिनका कर्मेश चंद्रमा तुला लग्न, कर्मेश चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में दशम भाव से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग पॉजिटिवली किया, सकारात्मक रूप से किया और उसके परिणाम पूरी दुनिया ने देखे। अंग्रेजों का अस्त न होने वाला साम्राज्य, अंग्रेजों का वह साम्राज्य जिसमें सूर्य अस्त नहीं होता था, उस साम्राज्य के सूर्य को उन्होंने अस्त कर दिया, एक निश्चित सीमा तक रोक दिया। दूसरा उदाहरण है हिटलर का। फिर से तुला लग्न और तुला लग्न का योग कारक ग्रह शनि दशम भाव में अश्लेषा नक्षत्र में। हिटलर ने अपनी शक्तियों का नकारात्मक प्रयोग किया और लाखों यहूदियों की हत्या कर दी।
आज भी दुनिया में कुछ ही यहूदी बचे हैं जो पहले अमेरिका और यूरोप में इधर उधर छिटके हुए थे, उनको एक जगह इजराइल में बसा दिया गया है। तो इस तरह से दो व्यक्तियों की बात हुई, दोनों ही शक्तिशाली व्यक्ति। अश्लेषा नक्षत्र में उनके प्रोमिनेंट ग्रह, एक ने अपनी ऊर्जा का अच्छे से उपयोग किया, दूसरे ने अपनी शक्तिशाली ऊर्जा का गलत तरीके से प्रयोग किया। अब बात करते हैं इस नक्षत्र का डिजायर, इच्छा क्या होती है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति या यदि किसी का जन्म नक्षत्र अश्लेषा है या लग्नेश अश्लेषा है, तब व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है। अब यहां पर फिर से आप सर्प की बात कर लीजिए, क्योंकि नाग एक रहस्यमय लोक में रहने वाला प्राणी है, देवता है। सर्प की बात जहां तक होती है, बल्कि नाग ही कहना चाहिए, नाग नागिन के बीच एक भावनात्मक लगाव की कहानियां हम लोग सुनते हैं। और अगर उसमें से किसी नाग के परिवार के किसी सदस्य को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, तब ऐसा माना जाता है, जैसा कहानी है, कि नाग उचित अवसर का इंतजार करता है और उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त करता है, उसका नाश कर देता है। इसलिए कहा जाता है अश्लेषा वाले व्यक्तियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अंग्रेजों ने भूल की थी गांधी जी के साथ पंगा लेने की, तो उनके साम्राज्य के सूर्य को गांधी जी ने अस्त कर दिया। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के अन्य गुणों की। जहां तक नागलोक की बात है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे अमूल्य रत्न नागमणि होती है, जिसकी रक्षा नाग किया करता है। तो केवल नागमणि ही नहीं, दूसरे भी हीरे, जवाहरात, पन्ना, मोती आदि नागलोक में पाए जाते हैं। इस तरह से इस नक्षत्र का संबंध धन संपदा से भी होता है। अगर उचित समय पर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ग्रह की कोई महादशा आती है जो अश्लेषा नक्षत्र में है, तब उस दशा में व्यक्ति आसानी से धनोपार्जन करता है। एक और बात कही जाती है कि जो संपदा होती है नागलोक की या कहीं भी, अगर वह किसी दूसरे की है या नाग को ऐसा लगता है कि कोई उचित उसका उत्तराधिकारी है, तब वह उस संपदा की तब तक रक्षा करता है जब तक उचित व्यक्ति, उत्तराधिकारी उसे मिल नहीं जाता, और मिलने के बाद वह उस संपदा को, उस धन संपत्ति को उस व्यक्ति को सौंप देता है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में एक मंदिर अभी भी है और उसमें अपार संपत्ति है, जिसकी रक्षा दो नाग करते हैं। अब इसमें धन संपदा को थोड़ा सा विस्तृत आप अर्थ दीजिए। जब बात धन की होती है तो विद्या को भी एक धन माना जाता है, और अश्लेषा का मतलब हुआ गुप्त विद्याएं। पहले माना जाता था, किसी व्यक्ति को कोई गुप्त विद्या आती थी और उसको जब कोई उचित व्यक्ति मिलता था, उचित शिष्य मिलता था जो उस विद्या को अच्छे तरीके से संभाल के प्रयोग कर सकता है, तब व्यक्ति अपने उस शिष्य को उस विद्या का ज्ञान करवाता है। जो भी व्यक्ति की उपलब्ध होगी अश्लेषा वाले की, उसको वह किसी उचित व्यक्ति को सौंप देगा। जैसे स्वतंत्रता मिली
गांधी जी का भी प्रयास था उसमें। और स्वतंत्रता के बाद उस स्वतंत्रता का किसी तरीके का उपभोग गांधी जी ने नहीं किया। सरकार बनी, सत्ता मिली लोगों को, लेकिन वे सत्ता में किसी भी तरीके से शामिल नहीं हुए। जिन व्यक्तियों को उन्होंने उचित समझा उनको सत्ता सौंप दी। तो एक ये गुण भी हुआ श्लेषा की। उसके बाद जब बात करते हैं देवता की, तो नाग से लेके सांप तक आप समझ लें। सांप की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उससे कहानी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जब मैं छोटा था और बहुत बार ऐसा होता था कि रात के समय मुझे या किसी और व्यक्ति को गांव जाना है, दूसरे गांव जाना है या अपने खेत में जाना है, तो उससे ये कहा जाता था कि आप अपना पैर पटकते हुए चलें। पैर पटकने से जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि को सर्प महसूस करता है और जो रास्ता होता है उसे छोड़कर किसी झाड़ी या अपनी बिल में चला जाता है। तो श्लेषा का एक और गुण इससे समझ में आता है, अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये युद्ध पसंद नहीं करते, ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। फिर से बात गांधी जी की करेंगे। गांधी जी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और जिस कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, जिस डिब्बे में थे, उसका टिकट उनके पास नहीं था, उनके पास था। साउथ अफ्रीका की बात है। लेकिन वहाँ शासन करने वाले अंग्रेज़ों ने उन्हें उस कंपार्टमेंट से उतार दिया, ये कह के कि आप अंग्रेज नहीं हो, इसलिए आप इसमें यात्रा करने के अधिकारी नहीं हो। बावजूद इसके कि गांधी जी के पास टिकट था और वह पंगा अंग्रेजों के लिए भारी पड़ गया। पहले साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन किया, उसके बाद वे भारत आए। उस अनुभव का फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया और उसके बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी पराकाष्ठा हुई, अंग्रेज यहाँ से चले गए और देश आज़ाद हुआ। अब बात करते हैं इसके चिन्ह की। पूरी तरह से सर्प, नाग, जो कुछ भी आप कह लें, सांप जब कुंडली मारकर बैठता है, अपने शरीर का ज़्यादातर भाग वो एक आसन जैसा बना लेता है और उसके ऊपर बिल्कुल स्थिर मुद्रा में अपने फन को फैलाकर बैठ जाता है, जिसे कहते हैं कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप। कुंडली मारकर बैठा एक और अर्थ में इस्तेमाल होता है जब धन या किसी संपदा के ऊपर व्यक्ति जमकर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ बात मैं कर रहा हूँ कुंडली की, और कुंडली से ही शब्द आया है कुंडलिनी। जब कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागरण के लिए साधना करता है तब इसी मुद्रा में बैठता है, आलथी पालथी मारकर स्थिर मुद्रा में। जैसे सांप का पूरा शरीर स्थिर होता है, लेकिन सांप पूरी तरह से सतर्क होता है। ऐसा लगता है जैसे वो आलस्य से भरा हुआ है, लेकिन स्थिर मुद्रा और स्थिर मन जैसे योगी का होता है। अब यहीं से फिर इस नक्षत्र के लोगों के लिए एक मैसेज निकल कर आता है कि ऐसे व्यक्ति को अगर संभव हो तो ध्यान से अवश्य जुड़ना चाहिए। तंत्र की मैं बात नहीं करूंगा, कुंडलिनी जागरण की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब बात कुंडलिनी जागरण की आएगी तो चक्रों की बात आ जाएगी और व्यक्ति फिर कल्पना करने लगेगा कि उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर इस चक्र से उस चक्र की ओर गति कर रही।
इसी तरह से जहाँ तक तंत्र की बात है, तंत्र की एक रहस्यमयी और कुछ आप भयानक भी कह सकते हैं दुनिया है। अभी आगरा के पास कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं जो कुछ जिन्होंने लालच दिया था कुछ परिवारों को कि वे अगर अपने परिवार की लड़की उन्हें तंत्र साधना के लिए दें तो उन्हें धन प्राप्ति होगी, और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका दुरुपयोग किया उन तांत्रिकों ने। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि तंत्र साधना से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सच्चा नहीं है तब इस विद्या का दुरुपयोग करता है, या यह विद्या उस व्यक्ति को चौपट कर देती है, जैसा ओशो के साथ हुआ। शुरुआत उसने अपनी ध्यान विधियों से किया, बाद में तंत्र तक आ गए, और कुछ स्वार्थी लोग भोग विलास के चक्कर में उनकी संस्था से जुड़ गए। अल्टीमेटली उनकी संस्था और ओशो खुद, संस्थान नष्ट हो गया अमेरिका का, जिसकी कहानी आप सबको पता है। तो आप ध्यान करें, ध्यान की कोई साधारण सी विधि विपस्सना हो सकती है, श्री श्री की ध्यान विधियां हो सकती हैं, या फिर ध्यान की और ढेर सारी विधियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। तंत्र के चक्कर में ना पड़ें, कुंडलिनी जागरण के चक्कर में ना पड़ें, और अगर कुछ भी ना कर पाएँ तो सीधे सीधे मंत्र साधना करें, किसी तरीके का पूजा पाठ करें थोड़ी देर के लिए। ये आपके जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। उसके बाद बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि सांप या नाग उनकी सेंस करने की, महसूस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मनोविज्ञान का इस नक्षत्र से बहुत गहरा संबंध है। कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं उसमें से अगर पुनर्वसु की बात करें तो पुनर्वसु का संबंध है जमीन जायदाद से, घर मकान आदि से। उसके बाद जब पुष्य नक्षत्र की बात आती है तो उसका संबंध है नर्चरिंग से, ग्रोथ से, पालन पोषण से, जैसे होटल इंडस्ट्री, खाना बनाने का व्यवसाय आदि। ये जो अश्लेषा नक्षत्र है इसका सीधा सीधा संबंध मन से है, मनोविज्ञान से है। जब बात कर्क राशि की आती है जिसका स्वामी है चंद्रमा, तब मन कहीं न कहीं अपने आप ही जुड़ जाता है। तो ये नक्षत्र विशेष मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ा व्यक्ति अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ऑकल्ट से जुड़ सकता है। अब बात करते हैं, विष की बात मैंने कर ली, इसको विस्तार देंगे तो केमिकल इंडस्ट्री आ जाएगी। विष का प्रयोग दवा बनाने के लिए भी किया जाता है तो पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री आ जाएगी, ड्रग्स की दुनिया आ जाएगी। फिर एक हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ से परिचित हों, सांप केंचुल छोड़ता है, उसके शरीर की ऊपरी त्वचा बाहर निकल जाती है, और यह एक पीड़ादायक प्रक्रिया है। जिस समय सांप केचुल में होता है, केचुल उसके शरीर से निकलने के पहले वो बहुत पीड़ा में होता है, और अगर ऐसे सांप को आप देखें, मैंने देखा है, तो वो सुस्त सा पड़ा रहेगा। आप उसके पास ही पहुंच जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उस पीड़ा से गुजरने के बाद जब केचुल से उसका शरीर मुक्त हो जाता है तब एक तरह से उसका रूपांतरण हो जाता है। तो पीड़ा, रूपांतरण और उसके बाद ग्रोथ इस नक्षत्र की विशेषता है। आप उसको कोई भी शब्द ले लें, चाहे कुंडलिनी जागरण कह लें या ध्यान करते हुए साधना में पहुंच जाना होगा, दोनों तरीके से उसको कह सकते हैं।
पीड़ा, उसके बाद नया रूप, रूपांतरित रूप, और फिर ग्रोथ। और ये अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग अपने आसपास मूर्खों को बर्दाश्त नहीं करते, किसी का दास नहीं बन सकते, किसी के ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हो सकते। आजकल बहुत चर्चा में आता है एक अंधभक्त, किसी के अंधभक्त नहीं बन सकते। यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी बात करना चाहूँगा। बहुत सा आदमी मुझे समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं कभी ओशो की बात करता हूँ, कभी बुद्ध की बात करता हूँ। मैं ओशो का फॉलोवर नहीं हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति का फॉलोवर नहीं हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति में कोई विशेषता है, उस क्षेत्र में, उस संबंधित विषय में, वह मेरे लिए गुरु है। लेकिन जिस विषय की जानकारी उसे नहीं है, ब्लाइंड फॉलोवर उसको इस तरह से फॉलो करता है जैसे वह सर्वज्ञाता है, उसका गुरु। जैसे मैथमेटिक्स का कोई टीचर होगा, या चलिए मनोविज्ञान का कोई अध्यापक होगा, तो उसे मनोविज्ञान के बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन आप फाइनेंस के बारे में उससे बात करना शुरू करेंगे तो गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। यहां होता क्या है कि व्यक्ति जिसको गुरु बना लेता है, जिसका फॉलोअर हो जाता है, जिसका अंधभक्त हो जाता है, उसे सर्वज्ञाता मान लेता है, और तब उसका वह गुरु या जिस व्यक्ति का फॉलोअर कोई दूसरा व्यक्ति बना, वह उसका शोषण करता है। जिस विषय की जानकारी नहीं होती गुरु को, उस विषय का भी ज्ञान वो उसको देता रहता है, जो व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। हाँ, गुरु जी की चांदी हो जाती। अब बात करते हैं इसके 4 चरणों की। जैसा मैंने कहा, पहला चरण पड़ेगा धनु राशि में, जिसके राशि स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति ने सोम रस बनाया है देवताओं के लिए, एक तरीके की दवा। वो कोई सामान्य मदिरा नहीं है, जबकि उसमें मादकता भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है, फिर वही पौराणिक कहानी, कि सोम रस देवताओं को अक्षत यौवन देता है, उन्हें अमर बनाता है। तो अगर व्यक्ति का जन्म नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र या लग्नेश अश्लेषा में है और उसके पहले चरण में है, पहले चरण में हुआ है, तो व्यक्ति मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो दूसरा चरण पड़ेगा नवमांश में, मकर राशि में। व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा कर्म कर सकता है, कर्मयोगी हो सकता है, पूरी तरह से दुनियादारी में लिप्त हो सकता है। और तीसरा पड़ता है कुंभ राशि, जो खुद में एक रहस्यमय राशि है, आध्यात्मिक राशि है। तो अगर किसी का जन्म तीसरे चरण में हुआ है तो अध्यात्म से जुड़ सकता है, आकल्ट से जुड़ सकता है। और जो राशि चक्र की आखिरी राशि है मीन राशि, अगर व्यक्ति का जन्म चौथे चरण में हुआ है तो चौथा चरण पड़ेगा मीन राशि में। व्यक्ति किसी पीड़ा से गुजरेगा। अगर नक्षत्र से संबंधित ग्रह अच्छी स्थिति में है, तब वह पीड़ा से गुजरेगा, उस पीड़ा को सहन कर ले जाएगा, तब उसका रूपांतरण होगा और फिर उसकी ग्रोथ होगी। यहाँ मैंने स्वामी की बात की, ये छूटा जा रहा था। हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है, और अगर व्यक्ति का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्रमा किसी नक्षत्र में होगा, तो उसका जो स्वामी होगा उससे उस व्यक्ति के जीवन की महादशा नक्षत्र स्वामी से शुरू होगी। तो अश्लेषा का स्वामी कौन है? अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है बुध। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है, तब उस व्यक्ति के जीवन की पहली महादशा बुध की होगी। तो आप राशि स्वामी इसका कौन सा हुआ? चंद्रमा। नक्षत्र स्वामी हुआ बुध, और नक्षत्र का देवता कौन हुआ? नाग। तो इस तरह से
इस चीज को समझें। और जो नक्षत्र है उसका ज्यादातर गुण नक्षत्र के देवता से समझें। बस आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।